यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुल नौकरियों में सरकारी नौकरियों का प्रतिशत मात्र 2.8% है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजातियों के उत्थान के लिए केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, अन्य उपायों पर भी ध्यान देना होगा। भारत में आरक्षण की व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत करना था जो सदियों से पिछड़े और वंचित थे। ब्रिटिश काल आरक्षण की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासन को दिया जा सकता है। 1882 में हंटर आयोग ने कुछ जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद 1902 में कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज ने अपनी रियासत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा में आरक्षण की आवश्यकता और उसकी संरचना पर व्यापक चर्चा हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (SENT) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्देश्य इन वर्गों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना था। आरक्षण की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि समाज के कुछ वर्ग सदियों से भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। उन्हें समान अवसर और अधिकार मिलना समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय। आरक्षण से समाज के पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिलते हैं, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। शैक्षिक और आर्थिक उन्नति। आरक्षण से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। समावेशिता। आरक्षण समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे समावेशी विकास होता है। भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे, ने आरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और इसे संविधान में शामिल किया। उनके विचार थे समानता और न्याय। अंबेडकर का मानना था कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने आरक्षण को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। अस्थायी उपाय। अंबेडकर ने आरक्षण को एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना था। उनका विचार था कि जब इन वर्गों की स्थिति में सुधार हो जाएगा, तब आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। शिक्षा का महत्व। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक उन्नति का प्रमुख साधन माना। उन्होंने आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। अंबेडकर ने आरक्षण को एक सामाजिक उपकरण के रूप में देखा, जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। उनका मानना था कि आरक्षण से समाज में समानता और न्याय की स्थापना होगी। आरक्षण का इतिहास और उसकी आवश्यकता आज भी प्रासंगिक हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आधार पर आरक्षण का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। हालांकि आरक्षण एक अस्थायी उपाय है, लेकिन यह तब तक आवश्यक है जब तक कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार नहीं मिल जाते। गठबंधन सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2 फैसलों से राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को नई मजबूती मिली है। पहले फैसले से माइनिंग में रॉयल्टी के माध्यम से राज्यों को टैक्स वसूली का अधिकार मिला है, जबकि दूसरे फैसले से आरक्षण मामले में राज्यों को जातियों के वर्गीकरण का अधिकार मिल गया है। संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के साथ नए फैसले का विश्लेषण करने पर सरकार को कई चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के नाम पर दिए जा रहे आरक्षण की बुनियाद उस जाति पर टिकी है जिस पर संसद में बहस और तीखी हो सकती है।
इंदिरा साहनी फैसले में तय आरक्षण की 50% सीमा को रद्द करने के लिए संविधान संशोधन की मांग से भी सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। अब कोटे में कोटा मतलब आरक्षण में आरक्षण के लिए संवैधानिक रास्ता खुल गया है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करने के बारे में संसद और राष्ट्रपति को स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। 3 दशक पहले आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के भीतर समूहों के वर्गीकरण के लिए कानून बनाया गया था, जिसे साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिला है। इस तर्क के मुताबिक साल 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। उसके बाद तमिलनाडु, हरियाणा और बिहार जैसे कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए। संविधान पीठ के अनुसार आरक्षण का मुख्य मकसद आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है, पर इसके लिए शहर और गांव की सामाजिक हकीकत में अंतर के साथ आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। एससी समुदाय के बड़े अफसरों और बड़े वकीलों के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले बच्चों से करना गलत है। इसलिए पीछे रह गई जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए ओबीसी की तर्ज पर एससी में भी कोटे के भीतर कोटे को जजों ने संवैधानिक माना है। आज के समय में इस फैसले की जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि देश में 140 करोड़ जनसंख्या की सामाजिक स्थिति और आर्थिक हैसियत के आंकड़े स्पष्ट तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की मांग बढ़ने से सामाजिक और सियासी विद्वेष बढ़ सकता है। क्या इस फैसले से राज्यों में मनमानी बढ़ सकती है? ध्यान रहे, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने बाकी 6 न्यायमूर्तियों के बहुमत के फैसले से अलग फैसला देते हुए ईवी चिन्नया मामले में साल 2004 के फैसले को सही ठहराया है। अनुच्छेद 142 की असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या कर संपूर्ण न्याय दे सकता है, पर इससे एक नई इमारत नहीं बनाई जा सकती। अनुच्छेद 341 के अनुसार केवल संसद को ही आरक्षण के दायरे में किसी जाति को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति गवई ने बहुमत के फैसले में यह लिखा है कि चिन्नया मामले में यह गलत समझ थी कि अनुच्छेद 341 और 342 आरक्षण का आधार है। न्यायमूर्तियों ने जिस दृढ़ता के साथ कोटे में कोटा सिद्धांत के पक्ष में तर्क दिए हैं, उतनी ही साफगोई के साथ यदि क्रीमीलेयर के बारे में राज्यों और केंद्र सरकार को आदेश जारी किए जाते तो आरक्षण से जुड़ी अधिकांश गलतफहमियों और विवादों का अंत हो सकता था। अब नौजवानों से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे कोचिंग, अग्निवीर, नीट, इंटर्नशिप, नकल और नौकरी पर बहस के बीच इस फैसले से क्रीमीलेयर का मुद्दा फिर गर्मा सकता है। अब आरक्षण का कई पहलुओं से मूल्यांकन जरूरी हो गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, ईडब्ल्यूएस जैसे सभी वर्गों के आरक्षण को जोड़ा जाए तो 99% आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाती है। ओबीसी में क्रीमीलेयर को कानूनी और न्यायिक मान्यता मिली है, पर एससी एसटी वर्ग में इसे लागू करने पर कई दशकों से विवाद चल रहा है। इस फैसले में शामिल 4 जजों ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर फॉर्मूले को लागू करने की बात कही है। इसके अनुसार सक्षम और अमीर लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए राज्यों को नीति बनानी चाहिए। क्रीमीलेयर को लागू किए बगैर राज्य सरकारें जातियों का वर्गीकरण शुरू कर दें तो यह अदालत के फैसले की अवहेलना होगी। आरक्षण से जुड़े मामलों पर संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं। आरक्षण के मसले पर संसद के अनुसार राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का अधिकार है, इसलिए संविधान पीठ के ताजा फैसले के बाद एससी एसटी वर्ग में क्रीमीलेयर फॉर्मूले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को नियम और कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। तय मानिए, इस फैसले के बाद जातिगत जनगणना का आधार मजबूत होगा।
साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक कार्यकुशलता के 3 पैमानों की बात कही थी। पदोन्नति में आरक्षण पर पिछले कई दशक से मुकदमेबाजी चल रही है। जब शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण की जमीनी हकीकत जाति पर टिकी है, तब देशव्यापी जातिगत जनगणना से कैसे बचा जा सकता है? बिहार सरकार ने साल 2007 में महादलित आयोग बनाया था। उसके बाद कर्नाटक और फिर बिहार में राज्य सरकारों ने जातिगत गणना कराई। संविधान के अनुसार जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन है, पर हर 10 साल में होने वाली जनगणना का मामला कोरोना के बाद से अटका हुआ है। अदालत के ताजा फैसले से राज्यों को जो अधिकार मिले हैं, उसकी आड़ में राज्यों में जातिगत गणना की होड़ शुरू हो सकती है। एक आशंका है, कोटे में कोटा लागू करने के लिए राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका दुरुपयोग होने पर अन्याय व असमानता बढ़ सकती है। 4 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर देखें तो इस फैसले के बाद आरक्षण की राजनीति के साथ अदालतों में मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी, जिसका समाधान करना होगा। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को पूरे देश में व्यवसाय और रोजगार का अधिकार है, इसलिए आरक्षण के माध्यम से न्याय और समानता स्थापित करने के लिए जातियों के व्यापक वर्गीकरण की राष्ट्रीय नीति को न्यायिक मान्यता देनी पड़ेगी।